फूलों की सुगंध तो केवल एक ही दिशा में बहती है, पर इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। और आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे ही इंसान की बात करने वाले हैं जिन्हें हमने रिसेंटली खो दिया है। मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट रतन टाटा जी की। आज इस वीडियो के अंदर उनकी लाइफ से कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स में काफी ज्यादा मददगार और हेल्पफुल साबित हो सकती है। कैसे इन वैल्यूज से हम खुद को इंस्पायर कर सकते हैं और इन केस स्टडीज को हम अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपके लिए खुशखबरी है। चहल एकेडमी दिवाली के पावन अवसर पर आपके लिए एक मौका लेकर आई है अपने सिविल सर्वेंट के बनने के सपने को पूरा करने का, अपने घर के कंफर्टेबल माहौल में। अब आपको यूपीएससी का सपना पूरा करने के लिए, सिविल सर्विस का सपना पूरा करने के लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे हमारे डिस्काउंटेड कोर्स खरीद सकते हैं, जो डिस्काउंट में केवल 49,999 में मिल रहे हैं, जो हमारा ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स है। और जो रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें थॉरोली सारे यूपीएससी सिलेबस को कवर किया जाता है, वो अवेलेबल है 19,999 रुपीज में। आपको जस्ट एक कोड यूज करना है, दैट इज दिवाली, जिससे आप हमें अपने सपने के साथ जोड़ सकें, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मूविंग बैक टू रतन टाटा, एक कोट से शुरुआत करते हैं इस चीज की, द ग्रेट रतन टाटा जी के बारे में। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ काइंडनेस, एम्पैथी एंड कंपैशन इन योर इंटरेक्शंस विद अदर्स। मतलब हमेशा दूसरों के प्रति सजग रहना, उनकी मदद करने का मौका अगर आपको मिलता है तो आपको करना चाहिए। पता नहीं कब और कहां कैसे वो अच्छाई आपके पास लौटकर वापस आ जाए। रतन टाटा जी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी आइडियोलॉजी, इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बिताई है, और ऐसे ही कुछ चुनिंदा प्रिंसिपल्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपको भी इंस्पायर कर सकते हैं। रतन टाटा जी के बारे में जैसे आपको ऑलरेडी पता है, रिसेंटली आपने उनका देहांत होते हुए देखा एट द एज ऑफ 86। वो हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है, एक ऐसी छाप छोड़ी है हमारे ऊपर, आज के यूथ के ऊपर, जिससे काफी कुछ सीखा जा सकता है। इंटीग्रिटी जैसी, जिसे हम मदर ऑफ ऑल वैल्यूज बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सत्यनिष्ठा जैसी चीजों को, और सोशल अपलिफ्टमेंट, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का जो उनका एक जज्बा था, उससे हम इतना ज्यादा इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इतना इंस्पायर हो सकते हैं कि शायद जो उन्होंने किया है उसका 1% तो कुछ हम भी कंट्रीब्यूट कर पाए। उनकी लाइफ को अगर देखा जाए तो उनकी जो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस थी वो हमें बताती है कैसे वो बाकी बिजनेसमैन से एक अलग खड़े, एक अलग पर्सनैलिटी की तरह दिखते हैं। क्यों हम रतन टाटा जी को बिजनेसमैन ना कह के एक फिलैंथ्रोपिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं, वो उनके एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का ही नतीजा है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उनसे कौन कौन सी वैल्यूज सिविल सर्वेंट्स गेन कर सकते हैं, और जब वो सिविल सर्विसेज में जाते हैं, जब उनका काम होता है पब्लिक को सर्व करना, तो किस तरीके से रतन टाटा जी के रास्ते पर चलकर वो समाज का भला कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक कर ऐसी ही वैल्यूज और उनके कुछ एग्जांपल्स जिस तरीके से उन्होंने वो शोकेस की रतन टाटा जी ने, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आती है हमारे पास वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ काइंडनेस। जो काइंडनेस की वैल्यू है, दूसरे के भला करने की इच्छा, दूसरे के प्रति एक ऐसी फीलिंग रखना कि अगर उसको दुख हो रहा है तो किस तरीके से उसके दुख को दूर किया जाए, किसी को दुख कैसे ना दिया जाए, और अगर कोई सफर कर रहा है तो उसकी सफरिंग को किस तरीके से एलिविएट किया जाए। हमें देखने को मिलता है रतन टाटा जी का एक ऐसा ही एग्जाम्पल जहां उन्होंने एक काइंडनेस की मिसाल बेसिकली दी थी हमें। 1984 में जब सिख जेनोसाइड हुआ था, 1984 के जब सिख दंगे हुए थे, उस टाइम पे बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स के, सिख ट्रक ड्राइवर्स के ट्रक्स को जला दिया गया था, जो उनकी रोजी रोटी थी। लेकिन अब जो सर्वाइवर्स बने वो अपना घर बार कैसे चलाते, अपना लिवलीहुड कैसे चलाते, तो इस वजह से उन्होंने एक एक्ट ऑफ काइंडनेस दिखाया। जितने भी आपको सर्वाइवर्स देखने को मिल रहे हैं, जितने भी आपको विक्टिम्स देखने को मिल रहे थे, उन सबको टाटा ने फ्री में ट्रक्स प्रोवाइड कराए, बिल्कुल न्यू ट्रक्स प्रोवाइड कराए, जिससे वो अपनी लाइफ को वापस से स्टार्ट कर सके। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रतन टाटा जी की लाइफ का, जहां उन्होंने एक काइंडनेस का एग्जाम्पल सेट किया, दुनिया को दिखाया कि नो मैटर हाउ बिग और हाउ रिच यू आर, लेकिन अगर आपका पैसा, आपकी महानता समाज के काम नहीं आ सकती, तो उस महानता का कोई फायदा नहीं है। तो ये काइंडनेस वाली वैल्यूज हमें रतन टाटा जी से देखने को मिल रही है। स्पिरिट ऑफ सर्विस, किस तरीके से हम बोलते हैं यूपीएससी के अंदर डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, तो उसके लिए स्पिरिट ऑफ सर्विस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पब्लिक सर्विस है ये कोई गोल नहीं है, ये एक जर्नी है।
और कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ये जर्नी हमेशा अच्छी नहीं हो सकती, इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान डेडिकेटेड नहीं है पब्लिक सर्विसेज के लिए तो वो शायद हार मान जाए। लेकिन अगर कोई इंसान डेडिकेटेड है पब्लिक सर्विसेज के लिए तो वो इस जो डिफिकल्ट पाथ आएगा उसको भी इजीली नेविगेट कर जाएगा। और ऐसा ही कुछ रतन टाटा जी के केस में भी हमें देखने को मिल रहा है, जब उन्होंने स्पिरिट ऑफ सर्विस को शोकेस किया। जब 26/11 मुंबई अटैक हुआ था, आपको पता है ताज के ऊपर भी अटैक हुआ था, तो काफी सारे लोग वहां फंस चुके थे, काफी सारे विक्टिम्स थे। तो उन्होंने पब्लिक सर्विस के लिए एक डिफरेंट लेवल का डेडिकेशन दिखाया। उन्होंने जल्दी से जल्दी ताज होटल को रिस्टोर करने की बात करी। जितने भी लोग ताज होटल जिनके भी घर बार ताज होटल पे निर्भर करते हैं, जितने भी लोगों की रोजी रोटी ताज होटल पे चलती है, जितने भी विक्टिम्स थे, जितने भी सर्वाइवर्स थे, उनके भी भले के बारे में सोचा, जिसके लिए उन्होंने ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट बनाया। और इस इनिशिएटिव से को इसीलिए डिजाइन किया गया था कि जिससे रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज को जिन्होंने ताज अटैक को सरवाइव किया है। ये डीप कमिटमेंट दिखाता है, रतन टाटा जी का एक कमिटमेंट दिखाता है, डेडिकेशन दिखाता है, किस तरीके से वो सोसाइटल वेलबींग के बारे में सोचते हैं जब भी सोसाइटी किसी खतरे में आती है, जब भी सोसाइटी किसी परेशानी में आती है। तो हमने काइंडनेस की बात करी, स्पिरिट ऑफ सर्विस की बात करी। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट वैल्यू हमें रतन टाटा जी की देखने को मिल रही है वो है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है एक्टिव डिजायर टू एलिवेट समवन सफरिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं कि आई एम कंपैशनेट टुवर्ड्स एनिमल्स, तो वो कंपैशनेट में तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं कोई एक्शन ना लूं जिससे मैं उनकी दिक्कतों को दूर कर सकूं, जिससे मैं जानवरों की दिक्कतों को दूर कर सकूं। केवल उनके बारे में बुरा फील करना, केवल उनके बारे में सिंपैथाइज करना कंपैशन नहीं कहलाता। एक्शन एलिमेंट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी का भला नहीं कर रहे हो, केवल उस पे पिटी खा रहे हो, उस पे तरस खा रहे हो, उससे एम्पैथाइज कर रहे हो, तो आप उसे कंपैशन नहीं कहेंगे। उसके अंदर एक एक्शन कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है अगर आप उसे कंपैशन मानना चाहते हैं तो रतन टाटा जी का जो कंपैशन है वो हमें देखने को मिलता है उनके जानवरों के प्रति प्रेम में। तो उनका जो प्यार था जानवरों के प्रति वो काफी हद तक उनके कंपैशनेट नेचर को जस्टिफाई करता है। उन्होंने ताज होटल स्टाफ को एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया था, डायरेक्टिव दिया था कि जितने भी जब गर्मी और बारिश का मौसम होता है, जब स्ट्रे एनिमल्स बहुत ज्यादा सफर करते हैं इन दी ओपन, तो उन्हें अलाउ किया जाए कि वो ताज होटल के अंदर आके रह सकें, वहां रुक जाएं और किसी भी तरीके से स्ट्रे एनिमल्स को ताज होटल में घुसने के लिए मना ना किया जाए। ऐसे जमाने में जब लोग साड़ी पहनकर लोग गरीबों को मॉल में नहीं घुसने दे रहे, चप्पल में लोगों को होटल्स में नहीं घुसने दे रहे, ये वो इंसान हैं जिन्होंने स्ट्रे एनिमल्स को भी अपने होटल में, ताज होटल में घुसने की एफर्ट्स दिए, जिससे किसी ना किसी तरीके से उन बेचारे जानवरों का भी, उन बेचारे मूक मासूमों का भी भला किया जा सके। इसके अलावा उनका जो कंपैशन जो हमें देखने को मिल रहा है, जो कमिटमेंट देखने को मिल रहा है ना टुवर्ड्स द एनिमल्स, ये हमें सिखाता है कि किस तरीके से पर्सनल और प्रोफेशनल सेटिंग्स को साथ जोड़कर आप एक कंपैशनेट एनवायरनमेंट बना सकते हैं। और जब आप लीडर होते हो और आप ऐसा स्टेप लेते हो तो जितना भी स्टाफ आपके अंडर काम कर रहा है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर इतना महान इंसान इस तरीके का थॉट प्रोसेस रख सकता है तो हम व्हाई नॉट अस, हम एक छोटे से बहुत कम कंट्रीब्यूट करने वाले सोसाइटी के लिए आखिर हम ऐसा कंपैशन अपने अंदर क्यों डेवलप नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सिविल सर्वेंट्स के लिए, नॉर्मल जनता के लिए, एक गुड सिटीजन के लिए, कि किस तरीके से हमें अपने आसपास वाले केवल इंसान नहीं बल्कि सारे ही लिविंग बीइंग्स के लिए कंपैशनेट होना चाहिए। अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए लीडरशिप अनदर वैल्यू, फाउंडेशनल वैल्यू जो हमें देखने को मिलती है इन रतन टाटा, जिन्होंने देखने को मिला कि किस तरीके से उन्होंने लीडरशिप रोल अटेन किया। जैसे देखने को मिलता है कि इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत की थी वो एक टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पे की थी। शॉप फ्लोर मतलब बेसिकली जहां टाटा स्टील का प्रोडक्शन होता है। ऐसे टाइम पे रतन टाटा जी ने एकदम ट्रू लीडरशिप शोकेस की कि वो ऑल्दो ही बिलोंग टू नेपोटिज्म भी कर सकते थे, डायरेक्टली वो ऑफिस में जाके भी बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया जिससे जब वो उस लीडरशिप रोल में जाएं तो कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कतों को समझ सके, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स को समझ सके। और लीडर वो होता है जो अपनी टीम के साथ खड़ा रहे, दूर से खड़ा होकर ऑर्डर ना दे। और ये रतन टाटा के अंदर आपको डेफिनेट वैल्यू देखने को मिलती थी और बहुत ही अच्छे ढंग में उन्होंने दुनिया को दिखाया
कैसे एक अच्छा लीडर बना जा सकता है। उन्होंने ना केवल वर्क लाइफ बैलेंस की बात करी, उन्होंने वर्क लाइफ इंटीग्रेशन की बात करी कि क्यों काम और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए, आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और जब आप उसे एक ही नजरिए से देखेंगे तो आप दोनों को बेटर तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस वाला एस्पेक्ट भी आपको यहां आता हुआ दिखता है, जो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं उसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि उन्होंने सिग्निफाई किया कि अपने लीडरशिप स्टाइल के थ्रू कि कैसे पर्सनल फुलफिलमेंट को, जो पर्सनल डिमांड्स हैं, आपकी पर्सनल नीड्स हैं, उनको साथ के साथ जो आपका प्रोफेशनल डेडिकेशन है, दोनों को साथ के साथ इफेक्टिव गवर्नेंस में अप्लाई किया जा सकता है। ये जो वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो पर्सनल लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस डिबेट को ही उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने इंटीग्रेशन की बात करी रेदर देन बैलेंस करने की, बोले दोनों को साथ लेके चलोगे तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल गोल्स और आपकी जो पर्सनल वैल्यूज हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल सर्विसेज में यूज होती हुई दिख सकती है। आगे बढ़ते हैं। परसेवरेंस अगर आप देखने को मिलता है, बोले हार ना मानने की जिद, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए हम हार नहीं मानेंगे। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू इज परसेवरेंस। आपके इस लाइफ में कितनी दिक्कत आए, आपको फेलियर झेलनी मिले, लेकिन अगर आपको अपनी क्षमता पर, अपनी मेहनत पर, अपने प्रोसेस पे की गई डेडिकेशन को, जो आपने अपने प्रोसेस को डेडिकेट किया है, उस पर भरोसा है, तो आप हार नहीं मानेंगे, आप परसेवरेंस शोकेस करेंगे। और रतन टाटा जी के अंदर भी आपको यह वैल्यू भरपूर देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल हम कैसे देख सकते हैं? जब रतन टाटा जी ने टाटा नैनो का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोची तो उन्हें काफी ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिले जब उन्हें अपना प्लांट बंगाल से गुजरात रिलोकेट करना पड़ा। पहले टाटा नैनो का प्लांट बंगाल में लगने वाला था, देन इवेंचुअली इट वाज शिफ्टेड टू गुजरात, क्योंकि वहां आपको एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देखने को मिली थी फ्रॉम दी पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ बंगाल। आपको पता है लेफ्ट का रूल था, तो ऑफकोर्स टाटा नैनो का पर्सपेक्टिव किसी इंडस्ट्री को सेटअप करना बंगाल में बहुत ज्यादा आसान नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियली बंगाल पीछे भी खिसकता जा रहा है जब आप रैंकिंग्स की बात करते हो। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, इतने ज्यादा पॉलिटिकल अपोजिशन देखने को मिला, फिर भी रतन टाटा जी ने हार नहीं मानी। उनका परसेवरेंस दिखाता है कि कैसे उन्होंने रेजिलियंस दिखाई, वो रेजिलियंट बने रहे, वो अड़े रहे, अपने डेडिकेटेड रहे अपने प्रोसेस के थ्रू अपने गोल की तरफ। और हमें इससे यह भी पता चलता है कि इस एक्सपीरियंस से उन्होंने काफी कुछ सीखा और अपनी ग्रोथ एंड सक्सेस में जो परसेवरेंस हमें देखने को मिलता है, जो उनकी सीख है, उससे हम भी सीख सकते हैं और अपने सिविल सर्विसेज करियर में जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें किस तरीके से लाख परेशानी आने के बावजूद भी हम परसेवरेंस शोकेस करें और डेडिकेटेड रहें टुवर्ड्स द पब्लिक सर्विस, टुवर्ड्स द सोशल सर्विस। राइट, आगे देखते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करना। अब गाड़ी एक लग्जरी मानी जाती थी आज से 20 साल पहले। उस टाइम पे हर किसी के पास जितनी आपको नंबर ऑफ कार्स आज देखने को मिल जा रही है उतनी नंबर ऑफ कार्स आपको पहले देखने को नहीं मिलती थी। तो रतन टाटा जी का एक सपना था कि एक आम इंसान भी, एक गरीब परिवार भी, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी 4 पहिया गाड़ी पे चल सके, एक गाड़ी खरीद सके जिसका एक सोशल स्टेटस से भी आपको कनेक्शन देखने को मिल जाता है। तो उसी ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर पे चलते हुए, यूटिलिटेरियनिज्म पे चलते हुए, जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म, जेएस मिल का यूटिलिटेरियनिज्म, जेएस मिल के यूटिलिटेरियनिज्म टॉक्स अबाउट सोशल यूटिलिटी, और जो उन्होंने बात की है टाटा नैनो के थ्रू जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सोशल यूटिलिटी का ही काम है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने टाटा नैनो के लॉन्च के बाद यूटिलिटेरियन फिलॉसफी को प्रमोट किया अपनी। उन्होंने एक ऐसा एफोर्डेबल व्हीकल बनाया जो मासेस को सपोर्ट कर सके, जो ज्यादा इंक्लूसिव हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के ग्रेटर गुड में काम करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के गाड़ी के सपने को पूरा कर पाए। उनकी ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो उनका स्टेप था, कहीं ना कहीं ये दिखाती है कैसे बिजनेस लीडर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो केवल प्रॉफिट ओरिएंटेशन पे काम ना करें। जब वो बिजनेस कर रहे हैं तो प्योरली कैपिटलिस्टिक माइंडसेट से काम ना करें, एक वेलफेयर पर्सपेक्टिव भी रखें, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर का भी ख्याल रखें कि जी पैसा भी कमाना है, लेकिन अपना जो आपके पास पैसा है, जो हम गांधी जी के प्रिंसिपल की बात करते हैं ट्रस्टीशिप, कि आप ओनर नहीं हो, आप मालिक नहीं हो, आप ट्रस्टी हो किसके नाम के? मासेस के नाम पे। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि जो आप इतना सारा प्रॉफिट कमा रहे हो उसे समाज की तरफ भी आप डाइवर्ट करें, उनके भले के लिए भी आप प्रमोशन में हेल्प करें। जिस तरीके से हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी चलती हुई दिखती है, इनको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे और अपना मेजोरिटी ऑफ द जो कमाई थी वो दान में देते थे, लोगों की समाज के भले के लिए यूज करते थे। आगे बढ़ते हैं। फिलैंथ्रोपिक लेगेसी जो मैंने आपसे बोला, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, इसमें आपको रतन टाटा जी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। टोटल 65% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ टाटा,
65% जो संपत्ति है रतन टाटा जी की, फॉर एग्जांपल अगर रतन टाटा जी के पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 65 रुपए वो किसमें दान करते थे? समाज कल्याण में, समाज सेवा में। तो इस लेगेसी को क्वेश्चन करना या इसके ऊपर डिबेट करना तो कोई फायदा ही नहीं है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि इनसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट भारत में शायद आज तक नहीं हुआ है। इनकी जो लीडरशिप है टाटा ट्रस्ट की, उसने बताया किस तरीके से बिजनेस के साथ साथ एक सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप मेंटेन कर सकते हैं। उनकी लेगेसी हमें बेसिकली इंस्पायर करती है, प्रमोट करती है हमारे लिए कि कैसे हम एथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, और जो हमारा आइडिया है सक्सेस का, उसे किसी भी तरीके से समाज कल्याण के आड़े नहीं आने दें। हम सक्सेस जरूर चाहिए हमें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। किसी को नीचा दिखा के नहीं, किसी को एक्सप्लॉइट करके नहीं, बल्कि समाज को साथ लेकर। क्योंकि सक्सेस बड़ा ही सब्जेक्टिव सा टर्म है। सबसे ज्यादा अमीर को आप सक्सेसफुल बोलोगे या ये जो इंसान आपके पीछे जो इसको जो फोटो में आपको दिख रहे हैं, इनको आप सक्सेसफुल बोलोगे? पैसा सब कुछ नहीं है। जो आपने कमाया, जो रतन टाटा जी ने कमाया है, वो शायद अंबानी भी नहीं कमा पाएंगे, ऑल्दो वो भी फिलैंथ्रोपी करते हैं, बट रतन टाटा का उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर कंक्लूड किया जाए तो एक मिसाल की तरह रतन टाटा जी की लाइफ हमारे लिए काम करती है। किस तरीके से एथिकल लीडरशिप, कंपैशन और परसेवरेंस जैसी वैल्यूज को हम उनसे अडॉप्ट कर सकते हैं, और हमारी लाइफ के लिए, स्पेशली सिविल सर्वेंट्स की लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन प्रोवाइड करके जाते हैं, जिससे आप इंटीग्रिटी, काइंडनेस और कमिटमेंट टू द ग्रेटर गुड, जो यूटिलिटेरियनिज्म की हम बात कर रहे थे, उसको प्रमोशन की बात करते हुए दिखते हैं वो। साथ ही साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि इन प्रिंसिपल्स को अगर फ्यूचर लीडर्स अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं तो सोसाइटी का में एक मीनिंगफुल चेंज, एक सब्सटेंशियल चेंज लाने में सक्षम हो पाएंगे। तो रतन टाटा जी को मेरा दिल से धन्यवाद। रतन टाटा जी को हर भारतीय का दिल से धन्यवाद कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस देश को डेडिकेट की। पैसा कमाने की जगह उन्होंने समाज कल्याण पर फोकस किया और हमें एक ऐसी इंस्पिरेशन प्रोवाइड करके गए जो जिंदगी भर, जो आने वाली जनरेशंस को भी कंटिन्यूअसली इंस्पायर करती रहेगी और याद दिलाती रहेगी कि मात्र बिजनेस करना, पैसा कमाना नहीं होता। बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिज्म में आप कहीं ना कहीं समाज सेवा, पब्लिक सर्विस का भी ध्यान रख सकते हो, और प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव में भी आप कहीं ना कहीं एथिकल प्रैक्टिसेस को ज्यादा तवज्जो और इंपॉर्टेंस दे सकते हो। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel for such information. Thank you so much guys and have a good day.